नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाली, कभी हार न मानने वाली, हमेशा मुस्कुराती रहने वाली, हमेशा खुश रहने वाली, हमेशा पॉजिटिव रहने वाली, ऐसी ही है हमारी आज की तेजस्विनी। भारत की पहली महिला एथलीट जिसने रियो पैरालंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीता है। हमारी आज की तेजस्विनी दीपा मलिक। In the 2011 World Championships, she's from New Delhi. Deepa Malik picks up the silver, historic silver. जुनून, लगन और जज्बे के आगे अक्सर शारीरिक अक्षमता भी घुटने टेक देती है। जी हम बात कर रहे हैं दीपा मलिक की, जिन्होंने हाल ही में रियो पैरालंपिक में शॉटपुट प्रतियोगिता का सिल्वर मेडल जीतकर पूरे देश का गौरव बढ़ाया। 3 ट्यूमर सर्जरीज और शरीर के निचले हिस्से से पूरी तरह से अशक्त दीपा ने इससे पहले अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 33 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीते हैं। दीपा देश की पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद न सिर्फ हिमालय कार रैली में हिस्सा लिया, बल्कि यमुना नदी में तैराकी के साथ स्पेशल बाइक राइडिंग में भाग लेकर 2 बार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। यही नहीं, ताइवान और बर्लिन में जैवलिन थ्रो और तैराकी में भाग लेकर रजत और कांस्य पदक हासिल करने वाली दीपा मलिक को पैरालंपिक खेलों में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी दीपा मलिक हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं देश की ऐसी पहली महिला एथलीट जिसने पैरालंपिक खेलों में झंडा गाड़ा और सिल्वर मेडल दिला दिया देश को, दीपा मलिक। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। so much, नीलम जी, और दोबारा आपके पास आकर और इस बार मेडल लाकर बहुत खुशी हो रही है। तो दीपा जी, अब तो जिंदगी कुछ बदल गई होगी? कुछ नहीं नीलम जी, बहुत बदल गई है। आई थिंक फिलहाल एटलीस्ट अभी जब एकदम ताज़ा ताज़ा है सब कुछ, तो वाकई बदल गई है। ढेर सारा प्यार मिल रहा है, ढेर सारी ईमेल्स आ रही हैं, ढेर सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, न्योते हैं। मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कोई प्रांत या प्रदेश नहीं जिसके स्कूल कॉलेजों से चीफ गेस्ट बनने का या स्पोर्ट्स डे पे आने का न्योता नहीं है। और सबसे मुलाकातें हो रही हैं, जो जो दिल की इच्छाएं थी, जिन जिन लोगों से मिलना था। अब परिवार खुश है, माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा है, बेटियां प्राउडली कह रही हैं कि ये हमारी मम्मी है। पति तो खैर साथ जुड़े ही थे। तो कुछ ऐसे लोगों में भी बदलाव आ गया जो पहले थोड़ी कुछ और नजर से देखते थे, अब थोड़ा ज्यादा। आई थिंक हाँ, जैसे कई लोग कंफ्यूज थे कि ये क्या कर रही है, ये बैठी है घर बार छोड़कर, दिल्ली में ही लगी हुई है और क्यों नहीं जाती वापस, कितना खेलेगी, या इसका अर्जुन पुरस्कार भी अब तो हो गया, अब और क्या कर लेगी। काफी डाउट भी था कि क्या इसकी परफॉर्मेंस कभी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो ये मेडल बहुत चीज़ों का जवाब बनकर आगे आया और बहुत प्यार का स्रोत बनकर भी आगे आया। मेरी सारी स्कूल की फ्रेंड्स, मेरे सारे बाइकर फ्रेंड्स, परिवार के लोग, सब मिलने का एक बहाना बन गया। तो आई थिंक यस, और बिजी तो खैर इसने मुझे बहुत कर ही दिया। 3 मेरे फ़ोन क्रैश हो चुके हैं क्योंकि हजारों मैसेजेस वो ले नहीं पा रहे हैं। तो आई थिंक तो किस किस से आपकी मुलाकात, जो जैसे कहते हैं ना दिल की मुराद पूरी हो गई, जिनसे आप मिलने, जिनसे आप चाहती थी कि मैं मिलूं? बिल्कुल। हालांकि मैं बहुत थोड़ी सी देर के लिए मिली थी चाय पे चर्चा पे मोदी जी से। बट उस वक्त वो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, बने नहीं थे। तो जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी, और मजे की बात है कि मेरी बिटिया उनसे मुझसे पहले मिली। जब उनको क्वीन यंग लीडर का अवार्ड मिला देविका को, तो उसे उनके भोज पे बुलाया गया जब ड्यूक एंड डचेस इंडिया में आए थे। तो मैं यही कह रही थी कि देखो मेरा नंबर अब पता नहीं कब आएगा। लेकिन आ गया बहुत जल्दी। हाँ जी, बहुत अच्छे से मिले और आपका नाम लेकर मिले, और उन्हें ये भी पता था कि मैं कुछ मोटिवेशनल स्पीकिंग करती हूँ, तो उन्होंने उसकी भी बहुत तारीफ करी। तो मुझे अच्छा लगा कि देश के प्रधानमंत्री ने आपकी कही भी कुछ बातें यूट्यूब पे या टेलीविज़न पर सुनी है और सराहा है। और प्रेसिडेंट सर से फिर एक बार मुलाकात हुई जब मेरा अर्जुन अवार्ड आया था
तो उस दिन लंदन पैरालंपिक की ओपनिंग सेरेमनी थी, जिसमें मैं किसी कारणवश नहीं पहुंच पाई और बहुत अफसोस था मुझे कि पैरालंपिक्स मेरा लंदन में ही एक सपना पूरा होता। लेकिन सबने ये कहा कि नहीं, अगर तुम पैरालंपिक होती तो तुम प्रेसिडेंट के साथ फोटो कैसे खिंचाती, यही सोच के खुश आओ, और अगर वहां जाके पार्टिसिपेशन कर कर आती, क्योंकि उस वक्त मेरा मेडल तो नहीं आता, केवल एक पार्टिसिपेशन हो जाता कि जी मैं ओलंपियन या पैरालंपियन बन गई हूँ। तो एक वो मन की मुराद थी कि मेरा प्रेसिडेंट से मिलना, मेरे पैरालंपिक्स का कॉम्पनसेशन नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो अच्छा लगा कि इस बार पैरालंपिक भी हुआ और दोबारा प्रेसिडेंट सर से भी मिले। फिर अमिताभ बच्चन जी से मिलने की बहुत इच्छा थी, सचिन तेंदुलकर से मिलने की इच्छा थी, जो मेरे फेवरेट हैं ऋतिक रोशन, उनसे मिलने की इच्छा थी। तो एक लाइन में मैं कह रही हूँ सबसे एक सारे सपने पूरे हो गए। हाँ, मतलब ढेरों सपने पूरे हो गए। हाँ, बस एक रह गया। कौन रह गया? कि गोल्ड के साथ अगर ये मेडल आता तो अभी कुछ और से अभी तो चल रहे हैं, अभी तो सफर। हाँ, मतलब की तरफ भी उस लेवल पे ट्रेनिंग करना तो मैंने अब सीखा है। हाँ। तो अच्छा, ये बताइए कि कोई भी मेडल मिल जाता है, सबको दिखता है कि मिल गया, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी साधना होती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है, संघर्ष होता है, और हमने देखे हैं आपके संघर्ष के दिन। कैसे आप उस संघर्ष को याद करती हैं आज? अच्छा लगता है। खैर, सबसे ज्यादा संघर्ष तो पिछले 1 साल में रहा, क्योंकि ओलंपिक लेवल का एक मेडल बनाना वाकई आसान काम नहीं है। बहुत बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस मांगा इस मेडल ने, मेरा ही नहीं, मेरे साथ जुड़े हुए हर व्यक्ति का, क्योंकि मुझे सीरियसली अपना डिस्टेंस बढ़ाना था। जब मैं शॉट पुट के सफ़र में क्वालिफाई करके जुड़ी थी तो मेरा डिस्टेंस मुझे वर्ल्ड रैंकिंग 7 पे रखे हुए था। और वो मार्क मेरा कई महीने मेरे से चिपका रहा। मैंने बहुत कोशिश करी उससे उभरने की, वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक भी मैं कोशिश करती रही कि मैं इस डिस्टेंस को कहीं ना कहीं बढ़ा पाऊँ, लेकिन वो प्रोग्रेस नहीं आ रही थी। अप्रोच चेंज करनी पड़ी, मुझे अपनी पूरी डाइट चेंज करनी पड़ी, मुझे चीज़ों को गिव अप करना पड़ा, रोटी, शुगर, इवन फ्रूट्स भी कुछ हद तक फ्रुक्टोज की वजह से मेरी डाइट से हटा दिए गए थे। और एक महिला के लिए 8 अंडे रोज खा लेना 8 अंडे। हाँ, अच्छा। और गृहिणी होते हुए आप पहले बच्चों के लिए खाना निकालती हैं, आप पति के लिए खाना निकालती हैं, लेकिन ये पहला साल था जिसमें पहले ये गिनती की जाती थी, अच्छा इतने ही अंडे हैं तो पहले मम्मी खाएगी या पहले मेरी बीवी खाएगी। और बिटिया ने भी बहुत सेक्रीफाइस किया। वो फरवरी में उनको जाना था अपनी पीएचडी के लिए, लेकिन उन्होंने घर संभाला, घर का सारा काम देखा, इतना देखा कि मुझे फ्रूट भी नहीं काटने दिए, कि अगर काटते हुए छुरी ना लग जाए, सब्जी काटते हुए छुरी ना लग जाए, फिर इन उंगलियों से तो ट्रेनिंग करनी है। तो बच्चों का बहुत साथ रहा। जो मेरा मीडिया वर्टिकल है, सोशल मीडिया वर्टिकल है, वो छोटी बेटी ने संभाला। पति अपनी नौकरी छोड़कर एक लंबी छुट्टी लेके मेरे कोच बने, फिर उन्होंने मेरी कोचिंग का भार संभाला। तो कितने ये जो ट्रेनिंग थी, जाहिर है शॉट पुट में तो बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा वजन उठाना पड़ता है आपको, कितना वजन उठाना पड़ा आपको इस ट्रेनिंग के दौरान? देखिए, सबसे बड़ा जो एम था वो था कि हमें डिस्टेंस बढ़ाना है। डिस्टेंस बढ़ाने के लिए कि अगर मुझे 3 kg का गोला फेंकना है तो जाहिर सी बात है कि मुझे इतनी मसल पार बढ़ानी है कि वो फिर हवा में एक बहुत हल्के वजन की तरह उड़े और दूर गिरे। तो उस लेवल तक आने के लिए, स्पेशली इस बॉडी में जिसका पूरा स्पाइनल इंजरी है और सिर्फ हाथ काम करते हैं, तो मुझे जी तोड़ कर वेट ट्रेनिंग करनी पड़ी और पूरी, जैसे मैंने कहा, डाइट और चेंज करनी पड़ी। और ट्रेनिंग के समय तो ऐसा था कि हम अगर उसे कैलकुलेट करते हैं तो 8 से 10,000 kg वजन मुझे एक एक सेशन में उठाना पड़ा। तो उसको अगर हम गिनते हैं तो जैसे डंबल्स अगर हम लेते हैं, अगर 15 kg का डंबल है, उसके 8 रेपिटेशन है और फिर उसको हम 10 बार 10 सेट में करते हैं, तो इस हिसाब से अलग अलग वेट ट्रेनिंग का एक कैलकुलेशन बनता है। तो कई घंटे और कई केजी वजन। तकलीफ नहीं हो रही थी मतलब शरीर में? इसीलिए तो किस मेरे तरह को की तकलीफ हो रही थी, क्योंकि हम जानते हैं कि पता नहीं कितने सर्जरीज आपने झेले हैं। जैसे जब भी हम इसको करते थे, लकीली मैंने एक बायो मैकेनिक्स ट्रेनर को
लिया अपनी जर्नी में और एक एक्सपर्ट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट को लिया अपनी जर्नी में और साथ में मेरे हस्बैंड ऊपर सुपरवाइजिंग में रहे, स्किल कोचिंग में रहे। होमवर्क क्या है कि 2 घंटे ट्रेनिंग में नहीं खत्म होता था, वो फिर बहुत आगे तक चलता था। मेरी बॉडी स्पास्टिक है, मेरी बॉडी में स्पास्टिक पैरालिसिस है, तो फिर बार बार क्रैम्प्स आते थे, स्पाज्म आते थे, तो उन्हें वक्त के वक्त रिलीज करना, मेरी पोजीशन बिस्तर में लेटने के बाद चेंज करना। पाँव में ऐसे स्पाज्म के झटके आते थे क्योंकि वजन ज़्यादा उठता था, रीढ़ की हड्डी पे जोर आता था। गरम सेक लगाना, बर्फ़ का सेक लगाना हर 2 घंटे में, क्योंकि मेरा डाइजेशन बहुत कमज़ोर है, तो अलार्म लगा लगा के खाने को किसी तरह अंदर बॉडी में जाना है, तो 2-2 घंटे के अलार्म और रिमाइंडर लगा दिए जाते थे पूरे घर के जितने भी मोबाइल थे। और ड्यूटी पे एक जना हमेशा रहता था, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरी डॉटर हो, या फिर घर में जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं जो मेरी मेहनत करा रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारे भैया हैं जो मेरी व्हील चेयर वगैरह का देख रेख करते हैं, मुझे जो मुझे हिलाते हैं या ले जाते हैं, तो वो भी मतलब रोज सुबह नहीं 2 बार फेंक लेते हैं मैडम, हम 4 बार फेंक लेते हैं। तो कभी ट्रेनिंग के दौरान ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा भी मोमेंट्स आए कि आपको लगा कि मुश्किल पड़ रहा है, मेरे शरीर के लिए ये मुश्किल पड़ रहा है? जाहिर है हिम्मत तो आप में बहुत है, उसकी तो कोई कमी नहीं है, पर कभी ऐसा लगा कि आते थे, ऐसे वक्त भी आते थे, क्योंकि जब हम वेट ट्रेनिंग को बढ़ाते थे तो अगले दिन शरीर से उठ के और वापस गाड़ी में सुबह 6 बजे बैठ जाना ट्रेनिंग जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे दायित्व आता है, जो टीम आपके साथ जुड़ी है वो आपको कितना मोटिवेटेड और हैप्पी रखती है। तो मेरे तो दोनों बच्चे, मेरे पति, मेरे साथ जुड़े हुए व्यक्ति, मेरे ट्रेनर्स, सब ने मुझे बहुत खुश रखा। आई थिंक उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से उनके रोल की बात भी करेंगे और उस लम्हे की बात भी हम करेंगे। वो लम्हा जब मेडल आया देश के लिए, सिल्वर मेडल आया, पहली बार एक महिला पैरालंपिक खेलों में ये मेडल लेके आई। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं तेजस्विनी में, तुरंत हाजिर होते हैं। आज हमारे साथ दीपा मलिक हैं। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? How dare you? क्या किया मैंने? क्या किया? किस सास से इस तरह से बात करती हो? What do you think of yourself? मेरी क्या गलती है? Shut up! Shut up! गलती अब मैं करता हूँ। झूठ बोलने की आदत पड़ गई है तुमको। Just because I don't say anything. तुमको बस एक ही भाषा समझ में आएगी, एक ही। एक और बार अगर ऐसा हुआ ना तो मैं एक फोन कर सकता हूं? हेलो जी, अब मैंने ही फोन किया था। अपने आसपास हो रही किसी भी तरह की घरेलू हिंसा को रोकिए और उसके खिलाफ आवाज उठाइए। हेलो पापा। कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। अच्छा, घर पहुंची कि नहीं? रास्ते में हूँ, आज ऑफिस में लेट हो गया था। ऐसा क्या काम आ गया आज? बेटा 12 बज रहे हैं। लास्ट मिनट ऑफिस में काम आ गया था, फोन नहीं कर पाए। अच्छा, घर कैसे जा रही हो? मैंने टैक्सी ले ली है। ऑफिस से कोई है तुम्हारे साथ? नहीं, मैं अकेले हूँ। अकेली? टैक्सी में इतनी रात में? अरे पापा आप सुनो तो मेरी बात। पापा सुनो, टैक्सी का नंबर नोट करो। 1 सेकंड होल्ड करो। नहीं, मुझे बताओ टैक्सी का नंबर। चलो। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को ठीक से घर पहुंचा दूंगी। जितनी ज्यादा औरतें होंगी, ये दुनिया उनके लिए उतनी ही बेहतर होगी। चलिए इस दुनिया में बेटियों की जगह पहचानें। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ दीपा मलिक हैं, जो कि अपने आप में कई सारी ऐसी खूबसूरत चीज़ें अपने साथ रखे हुए हैं, कई सारे ऐसे हुनर रखे हुए हैं जिनके बारे में शायद दुनिया को पता नहीं है, उसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन दीपा जी, ये बताइए कि वो लम्हा कैसे आया जबकि आप जो है बहुत करीब पहुंच गई अपने मेडल के, और उस वक्त क्या आपको लगा था कि वाकई मेरी मुट्ठी में है, मैं कर सकती हूँ? जी, मेरे पे दबाव बहुत था, क्योंकि सबसे पहला दबाव मेरे पे ये था कि अक्सर पिछले 2 पैरालंपिक्स में मेरे से जो छूटे हैं वो केवल इसलिए कि वुमेन का कोटा नहीं आता। बीजिंग भी मैंने क्वालिफाई किया था, लंदन भी मैंने क्वालिफाई किया था, लेकिन औरत के लिए, महिला के लिए एक सीट ही नहीं आई देश में, क्योंकि जब 3-4 व्यक्ति खेलते हैं तब एक कोटा आता है, तो इतनी महिलाएं खेल ही नहीं रही थी।
ये पहली बार थी कि एक कोटा हमारे देश में आ गया था महिला का, जिसकी 3 दावेदार थी। तो पहला ओलंपिक तो मुझे अपने देश में ही जीतना था, क्योंकि जो दूसरे लोग मेरे खिलाफ जो महिलाएं खेल रही थी वो मुझसे लगभग 18 वर्ष छोटी थी और सिंगल थी, तो उन पे इतनी परिवार की जिम्मेदारियां नहीं थी और ट्रेनिंग भी ओलंपिक सेंटर में कर रही थी, वो फिनलैंड में जाके। तो एक दबाव वो भी था कि मुझे उनसे बेहतर करना है, तभी मेरा ओलंपिक का सपना पूरा होगा। तो मैंने अपने घर की भूमि पे उस स्थान को जीता। जिस दिन मैंने अपना गोला फेंका मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 1 के बराबर गिरा था और जो मेरी प्रतिद्वंदी थी उनका रैंकिंग 5th के हिसाब से वो डिस्कस कर रही थी। लेकिन बहुत अनहोनी हुई, एक बड़ा दुखद एक एक्सपीरियंस हुआ कि उन्हें शायद मेरी इस जीत का अंदाज़ा नहीं था या विश्वास ही नहीं हुआ कि दीपा इतना इम्प्रूव कर लेंगी इस उम्र में भी। और उनका जो इक्विपमेंट था वो 1 kg का था, मेरा 3 kg का, डिस्कस 1 था। तो अगले दिन मुझे पता लगा कि उन्होंने मेरे खिलाफ हाई कोर्ट में दावा कर दिया है। अच्छा। तो जो 2 हफ्ते मेरी तैयारी के थे मेन ओलंपिक जाने से, पैरालंपिक रियो जाने से पहले, वो मैं हाई कोर्ट के धक्के खा रही थी और लास्ट डेट पे जाके कहीं पे फैसला आया कि दीपा का चयन सही है। तो मेरे पे एक जिम्मेदारी थी उस ऑनेस्टी को बरकरार करने की, क्योंकि इल्जाम ये था कि मेरी जान पहचान की वजह से सिलेक्शन हुआ है। तो सडनली पैरालंपिक के मायने बदल गए। पहला मायना ये था कि मैंने 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली हैं, मैंने कॉमनवेल्थ गेम खेला है, मैंने एशियन गेम्स भी खेल लिए हैं। कहीं ना कहीं मेरे करियर में पैरालंपिक्स नहीं आ पाया है, लेकिन वो सडनली मोटिव चेंज हुआ। अब मोटिव ये था कि मेरे पे लगे हुए दाग को मुझे हटाना था। और दूसरी चीज़ मेरे पे चैलेंज था कि कहीं ना कहीं डिस्टेंस नापने में गलती करी है मुझे फेवर करने के लिए। तो कंपटीशन ग्राउंड में मुझे वही डिस्टेंस परफॉर्म करना है। बिल्कुल। तो एक वो अपने आप में मोटिवेशन भी थी और प्रेशर भी था। तो जब रियो आप पहुंची उस वक्त क्या लग रहा था? क्या थोड़ा सा लग रहा था कि मैं कहाँ आ गई? मतलब नहीं, आई थिंक मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स तो मैंने बहुत खेले हैं। 2011 में भी मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप, सो वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलेटिक्स होता है, उसी को हम जब मल्टी गेम्स में रख देते हैं तो वो ओलंपिक्स बन जाता है। तो कहीं ना कहीं उस स्तर पे तो मैं खेली हुई थी और मुझे अंदाजा भी था कि मेरा कंपटीशन तो कैसा है। जिस वक्त मंजिल बिल्कुल करीब थी उस वक्त क्या चल रहा था आपके मन में? उस वक्त तो बस एक ही बात चल रही थी कि मैं 4:48 के ऊपर किसी तरह फेंक लूं, क्योंकि 4:48 पे मेरे पे हाई कोर्ट का केस किया गया था। अच्छा। तो और वो अपने आप में एक बहुत अच्छा मार्क था, क्योंकि वो करंट अच्छी रैंकिंग पे था। तो दोनों ही बातें थी कि मैं 4:48 फेंक लूंगी तो एक तो अपनी स्थिति को मैं अच्छा बता पाऊंगी कि मैं ऑनेस्टी से आई हूँ, और दूसरा वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं मुझे मेडल की स्थिति में ला ही रहा था। तो तैयारी मैं बहुत करके गई थी और आप मानेंगी नहीं कि 4:48 क्या, मैं तो 4:61 के साथ सिल्वर मेडल लेकर आई हूँ। क्या बात। जो मेरा पर्सनल बेस्ट है अभी तक का। तो आप मेडल जीतते हो और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस से जीतते हो, तो उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। तो देश को आपने मेडल दिया, जाहिर है देश ने आपको बहुत प्यार दिया है। बहुत अब इस वक्त क्या लग रहा है आपको कि अभी कौन सी ऐसी चाहत है, कौन सा ऐसा सपना है जिसकी तरफ अब ध्यान दे रही हैं आप? कौन सा ऐसा कंपटीशन है जिसमें अब शामिल होना चाहते हैं? मैं डेफिनेटली इस मंच से भी पूरे देश का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी मोदी जी की स्टार्ट करी हुई टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का, जिसके तहत पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी इंक्लूड किया गया पहली बार हमें इतनी बढ़िया फंडिंग मिली लाखों में कि हम निफ्राम होकर अपनी ट्रेनिंग कर पाए। मेरे पति भी इस जर्नी में काम छोड़कर जुड़ पाए, नहीं तो एक गृहस्थी को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये वाला सहारा बहुत अच्छा रहा और आगे भी ऐसी स्कीम्स चलती रहे कि ये बहुत अच्छा सपना है कि भी ये और देश ने जो प्यार पैरालंपियंस को इस बार दिया है तो कहीं लगता है कि एक क्रांति आ गई है, एक अच्छा समय आ गया है पैरालंपिक्स के लिए। जी, मैं असल में इसी बात पे आना चाह रही थी क्योंकि
खेल भावना और मेहनत करना और खिलाड़ी के लिए जो कुछ ज़रूरत है वो तो खिलाड़ी करता है, लेकिन उसको एक सिस्टम की भी ज़रूरत होती है जी। और ख़ास तौर से सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो खेलों में बहुत सारी ऐसी चीज़ों की भी बात होती है जो कि खेलों से जिनको दूर रहना चाहिए, खेलों में शामिल नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए, ख़ास तौर से जो दिव्यांग हैं, जिनके साथ में कोई समस्या है, शारीरिक समस्या है, परेशानी, उनके लिए तो खेलना एक और बहुत दूर का सपना लगता है। आप बताइए कि किस तरह की चीज़ों की अभी ज़रूरत है देखिए हमारे सिस्टम को सुधारने के लिए। देखिए, जो नीतियां हैं उनमें मैंने भी काम किया है, तो गवर्नमेंट की अब जो खेल नीति है वो बड़ी बेहद खूबसूरत है। और मैं हरियाणा स्टेट से खेलती हूँ, जब मैं स्टेट लेवल की बात करूँ तो हमारे वहाँ की नीतियाँ भी बेहतरीन हैं। अगर ऐसी नीतियाँ बनाई जाएं हर स्टेट में, हर रूरल एरिया में, और इसको फॉलो किया जाए। कमी मैं समझती हूँ कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की है, थोड़ी बहुत अवेयरनेस की है, जो कि मुझे लगता है कि हम 4 पैरालंपिक के जो मेडल इस वक्त आए हैं, इससे बहुत बड़ा एक जागृति आई है। तो इसी को आगे लेकर अगर लोग जुड़े, आगे आए, कॉर्पोरेट फंडिंग भी आनी चाहिए, हम जैसे खिलाड़ियों को एक सीरियस मेन स्ट्रीम खिलाड़ी समझा जाए। और मैं समझती हूँ कि मेडल के लिए ही क्यों, एक जीवन में लाइफस्टाइल को भी अगर स्पोर्ट्स को बनाया जाए तो ये बहुत बड़ा आत्मविश्वास और एक हेल्थ का वो है कि आप फिजिकली चैलेंज इंसान के आगे जब एक खेलने का या खिलाड़ी शब्द जुड़ता है तो उसका आत्मसम्मान अपने आप, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और हम जानते हैं दीपा जी कि आप तो स्विमर भी हैं जी, आप मोटर ड्राइविंग भी करती हैं, आप बाइकर भी हैं जी, आप ब्यूटी क्वीन भी हैं। ओह माय गॉड, वो अब थोड़ा सा वजन काफी बढ़ाना पड़ा मुझे। सारी जो चीजें हैं, खासतौर से मतलब दिव्यांगों को भी इस तरह के लाइसेंसेस मिले कि वो इस तरह की गाड़ियां चला सकें जो उनके लिए बनाई गई हैं, उसके लिए आपने बहुत काम किया है। तो उसके बारे में बताइए कि ये जो सारी चीजें, इनको आप कैसे अपने साथ जोड़ कर रखती हैं? देखिए, मेरा एम यही रहा है शुरू से कि मैं अपनी कोई एक स्ट्रेंथ को लूं या अपनी कोई हॉबी को लूं और उसके माध्यम से एक सामाजिक सोच को बदलूं जो दिव्यांगों के लिए या फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए आगे आती है। जो एक कहते हैं ना कि एक शक है हमारी काबिलियत पे, या वो थॉट ही नहीं है कि हम भी ये सब करना चाहते हैं। जैसे अभी हम एक कॉमेडी ओरिएंटेड शो में भी हम लोग आए और सबने यही कहा कि अरे कहीं से भी ये पता नहीं लगा कि आप लोग दिव्यांग हैं। वहां पे तो सिर्फ हंसी मजाक था और आप लोग कितना जिंदा दिल थे। तो हमने कहा हम हैं ऐसे, हम यही हैं, हमें मौके की जरूरत है, हमें अवसर की जरूरत है। तो चाहे मैंने यमुना नदी पार करी, या मैंने पहाड़ों में गाड़ी चलाई, या मैंने कहीं जाकर लिम्का रिकॉर्ड्स बनाए, हर एक कार्य के पीछे एम यही था कि समाज की सोच हमारे प्रति बदले और हमें इंक्लूड किया जाए हर मेन स्ट्रीम एक्टिविटी में। तो देखिए, वो चलते चलते मेरा जो एक मिशन मैंने अपने आप ही शुरू कर दिया था अपने माध्यम से, लाइक आई वाज प्रीचिंग, प्रैक्टिसिंग एंड प्रीचिंग। और कहाँ ले जाके वो मुझे प्राइम मिनिस्टर सर के नीति आयोग में मुझे विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का खिताब भी दे गया और प्रेसिडेंट जी का नेशनल रोल मॉडल अवार्ड भी दे गया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हुआ ही है, तभी ये चेंजेस महसूस भी किए गए हैं। जी, और खास तौर से दीपा जी अगर हम बात करें उन महिलाओं की जो कि दिव्यांग हैं, उनके लिए जिंदगी बहुत कठिन है, क्योंकि महिला होने के नाते कुछ चीजें हैं आपके साथ जुड़ी है और अगर आप उस पे बिल्कुल फिजिकली चैलेंज्ड हैं, लेकिन आपने ये दिखाया है कि अगर आप चाहें तो उन सब चीजों को दूर हटा के जिंदगी की जो जंग है उसे लड़ते हुए अपने विजय अभियान को जारी रख सकती हैं। तो क्या मूल मंत्र है, क्या वो ऐसी चीजें हैं जो कि आप शेयर करना चाहेंगी हमारी उन तमाम महिलाओं के साथ? देखिए, मूल मंत्र तो एक ही है कि दुनिया आपको उसी नजर से देखती है जिस नजर से आप अपने आप को देखते हैं। तो अपने आप को सशक्त करिए, अपने आप को खुश रखिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड में रखिए, मेहनत करिए। केवल ये मत सोचिए कि कोई आएगा और मदद करेगा। कुछ अवसर अपने लिए भी खोजिए, जैसे मैंने अपने रास्ते बनाए, खुद ही नई नई चीज़ें सीखी। और सबसे बड़ी बात जो मैंने की कि मैं सीखती चली गई। मुझे नहीं आता था तैरना, ये शरीर में आने के बाद मैंने सीखा। मुझे नहीं आता था मोटरसाइकिल चलाना, मैंने बनवाई भी, लाइसेंस के लिए भी लड़ाई लड़ी और उसे चलवाई भी। और गाड़ियों का भी, मतलब तो हर जगह अगर आप एक इनिशिएटिव लेते हैं
बी द चेंज, डोंट वेट फॉर द चेंज। इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, कई लोग बहाना लेके बैठ जाते हैं कि जी रैंप नहीं होते। लेकिन मैंने कभी मदद मांगने में अपने आप को संकोच नहीं किया। मुझे लगा जहाँ मुझे मदद की ज़रूरत है मैंने मदद मांगी, और ऐसा नहीं है लोग मदद नहीं करते, ज़रूर करते हैं। अगर नहीं करते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। तो दीपा जी, इतने सारे काम तो आप करती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो रह गई आपसे जो छूट गई? शायद एक तो गोल्ड लाना रह गया पैरालंपिक से। तो आप लगी हुई हैं, मगर उसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप करना चाहती हैं अभी? मैं डेफिनेटली एक एकेडमी खोलना चाहती हूँ, एक जो व्हील चेयर, खासकर व्हील चेयर वाली महिलाओं के लिए, क्योंकि बहुत सी महिलाएं हैं जो आके कहती हैं हम भी खेलना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा की कमी है, आर्थिक व्यवस्था की कमी है, या एक मुझे खुद इतनी तकलीफ हुई, मैंने कई बार अपने कमरे बदले क्योंकि दिल्ली में रहना मेरे लिए एक्सपेंसिव था। उसको बैटल करने के लिए मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग का एक वर्टिकल सीखा और स्टार्ट किया। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि रहना और ट्रांसपोर्टेशन है, व्हीलचेयर एमिकेबिलिटी है, राइट डाइट है, तो ऐसा कोई एक हॉस्टल कम एकेडमी फैसिलिटी जहाँ पे मैं इन महिलाओं को रास्ता दिखा सकूँ, खेल से अवगत करा सकूँ, चाहे वो एक नर्सरी के रूप में हो, मे बी इट मे नॉट बी द मेन थिंग, बट एक छोटी सी जगह जहाँ मैं उन्हें छोटी बहुत ड्राइविंग सिखा सकूँ, आगे के लिए तैयार कर कर उन्हें फिर स्टेडियम्स भेज सकूँ, कुछ ऐसा जरूर करना चाहूंगी। जी, हमें पूरी उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर कर लेंगी, क्योंकि आप दीपा मलिक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और तेजस्विनी में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी आज की तेजस्विनी दीपा मलिक। एक और शख्सियत से अगले हफ्ते मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।